राष्ट्रवाद क्या है ना। तो राष्ट्रवाद एक क्या हो भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? एक भावना है जो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग या भाषा के आधार पर या समुदाय के आधार पर या धर्म के आधार पर उनमें एकता प्रदान करता है, उसे क्या कहेंगे? वो राष्ट्रवाद कहेंगे। और सबसे पहली बार यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 1789 की क्रांति फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। ठीक है। और फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व किया था नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? राज्य क्रांति की शुरुआत किया था और पहली बार लोगों के अंदर यानी फ्रांस के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाया। ठीक है। अब क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्ट हर क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की भावना जगाते गया और 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की संविधान लागू हुआ। और लेकिन जो यूरोपीय देश शक्तियाँ थे, माने जो विशालतम देश थे, उन्होंने क्या किया? उनका धीरे धीरे नाश करना चालू कर दिया और 1815 ईस्वी में उसका पतन कर दिया। किसका? नेपोलियन बोनापार्ट का। और सभी शक्तिशाली यूरोपीय देशों ने क्या किया? एक वियना सम्मेलन किया। वियना सम्मेलन जिसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। और उसका यहीं पर 1815 ईस्वी में ही क्या किया गया? नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हो गया और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। और मेटरनिख ने जो पुरातन राष्ट्रवाद की भावना जगी थी उसको दबाने का बहुत सारा क्या किया? प्रयास किया ना। और फिर जो पुनः पुरानी व्यवस्था तो उसको ही क्या किया? लागू करना को चाहना। और इसलिए उन्होंने क्या किया? जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देशों को बहुत सारे राज्यों में बांट दिया और उन सभी राज्यों को सभी राज्य वंशों और माने बहुत सारे वंशों का दिया उसको दे दिया ताकि उस पर अप्रत्यक्ष रूप से क्या रहे? उसका प्रभाव बना रहे। किस पर? ऑस्ट्रिया का प्रभाव जर्मनी और इटली पर बना रहे। ठीक है। तो हम लोग यहां तक पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जुलाई की क्रांति। जुलाई क्रांति होता 1830 ईस्वी में। कब हुआ था? 1830 में। देखियो चार्ल्स 10वां एक निरंकुश शासक था। चार्ल्स 10वां क्या था? एक निरंकुश शासक था जो बहुत ही क्या था? प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है कि यदि कोई उसका विरोध करता है तो उसका क्या करना? उसको दबाना, उसको बहुत ही जुल्म के साथ क्या करना? दबाना। यानी कि यदि कोई उसके विरोध में आंदोलन करता है तो उस आंदोलन का करना? दबा देना। ठीक है। यानी क्या था? वो प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में क्या करे? उभरती हुई राष्ट्रवाद की भावना को क्या किया? खत्म करने का काम किया। जो फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना जग रही थी उसको खत्म करने का काम किया। कौन? चार्ल्स 10वां। ठीक है। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में गतिरोध उत्पन्न किए। जो भी लोकतंत्र पनप था उसको रोका। कौन? चार्ल्स 10वां ने। जो लोगों के अंदर जो पनप रही थी राष्ट्रवाद या लोकतंत्र उसको क्या? नष्ट करने का काम किया। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने क्या किया? पोलिगनेक को क्या किया? प्रधानमंत्री बनाया। पोलिगनेक ने पूर्व में लुई 18वां के द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकार से विभूषित करने का प्रयास किया। जो पीछे वो लुई 18वां शासक था ना, लुई 18वां जो कि मेटरनिख ने उसको सौंपा था, मेटरनिख दिया था ना लुई 18वां को शासक बनाया था। तो लुई 18वां के द्वारा ये क्या था? जो पोलिगनेक है उसके द्वारा जो सम्मानित जो भी पद दिए थे उसको स्थापित मतलब उसको दिया गया था। किसको? पोलिगनेक को। और पोलिगनेक को क्या किया? ये जो लुई चार्ल्स 10 है इन्होंने क्या किया? इसको प्रधानमंत्री बना दिया।
क्या बनाया? प्रधानमंत्री। और बहुत सारे विशेष अधिकार उसको दे दिया। ठीक है, चलिए अब आगे दिया है कि इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती और क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। जो इनके उदारवादी थे जो उदारवादी में समाज सुधारक हो सकता है, समाज पर विचारक हो सकता है, उन्होंने क्या समझा कि एक षड्यंत्र है। माने जब अपन जो उसके अंदर शक्ति थी ना, उस सब शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री को दे दिया। तो ये सभी लोगों ने समझा क्या कि ये इसका क्या है, एक चाल है, षड्यंत्र है। ठीक है, चलिए प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने प्लेटनिक के विरोध गहरा असंतोष प्रकट किया। प्लेटनिक मतलब जो प्रधानमंत्री था उसका क्या किए, विरोध किए और उससे असहमत होने लगे। ठीक है, जो उदारवादी थे। चार्ल्स टे ने इस विरोध का प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गाला घोटने का कार्य किया। देखो 25 जुलाई 1830 में 25 जुलाई 1830 ईस्वी में 4 को अध्यादेश जारी किया। कौन? चार्ल्स टेन ने। और जो उदारवादी उनका विरोध कर रहे थे उनका गाला घोटने का कार्य किया। इन अध्यादेशों ने के विरोध में पेरिस की क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। अब इसका जो अध्यादेश का विरोध कहाँ होने लगा? पेरिस में होने लगा। और पेरिस में भी क्रांति की शुरुआत हो गई। और 28 जून 1830 में क्या हुआ? गृह युद्ध चालू हो गया। मतलब गृह युद्ध मतलब कि एक ही देश में जब एक सेना दूसरी सेना से लड़ने लगती है उसको कहते हैं गृह युद्ध। जिसमें भारत है और भारत के बीच मान लीजिए बिहार पुलिस और यूपी पुलिस आपस में लड़ जाए, इसको कहेंगे गृह युद्ध। ठीक है, या आर्मी है और चाहे बीएसएफ है, ये दोनों क्या करें, सेना आपस में लड़ जाए, इसको कहेंगे गृह युद्ध। अपने देश में ही जब लड़ने लगेगी सेनाएं उसको कहेंगे गृह युद्ध। तो 28 जून को 1830 में क्या हुआ? गृह युद्ध शुरुआत हुआ। ठीक है, चलिए इसे ही जुलाई की क्रांति कहा जाता है। जो 28 जून 1830 की क्रांति हुआ था, 25 जुलाई को हुआ था ना। 25 जुलाई को चार्ल्स टे ने क्या किया? अध्यादेश को जारी किया और उदारवादियों को गाला घोटने का कार्य किया। इसी को हम लोग कहते हैं जुलाई की क्रांति। जुलाई 1830 की पूछेगा प्रश्न में कि 1830 की क्रांति क्या है या जुलाई 1830 की क्रांति क्या है, तो हम लोग लिखेंगे कि चार्ल्स टेन ने प्लेटनिक को क्या किया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया और बहुत सारा पद उसको दे दिया, बहुत सारी शक्तियां दे दिया। तो इसका विरोध उदारवादियों ने किया। जो उदारवादी थे समाज सुधारक थे उन्हें क्या किया? इसका विरोध किया। और जो चार्ल्स टेन था, चार्ल्स टेन ने क्या किया? चार्ल्स टेन ने 4 को अध्यादेश जारी किया। क्या किया? वो 4 को अध्यादेश जारी करके और जो उदारवादी उनका विरोध कर रहे थे उनका गाला घोटने का कार्य किया। और कब किया था? 25 जुलाई 1830 को। इसी को कहते हैं जुलाई 1830 की। ठीक है ना, चलिए हो गया। परिणाम तो चार्ल्स टेन की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड भाग गया। जब 1830 में 28 जून को 1830 में जब गृह युद्ध स्टार्ट हो गया ना, तो जो चार्ल्स टेन था अपना गद्दी को छोड़ के अब भागे कहाँ? इंग्लैंड। गद्दी छोड़ से कहाँ भाग गया? इंग्लैंड। और वहीं पर बुर्बो वंश का अंत हो गया। इसे बुर्बो वंश का शासक था ना लुई 18वां। लुई 18वां के बाद चार्ल्स टेन आया था। ठीक है, चलिए फ्रांस में 1830 की क्रांति परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर अर्लायंस वंश अब आया। एक बुर्बो वंश का अंत हो गया। अब कौन आया? अर्लायंस वंश को गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासक था लुई फिलिप। कौन था? लुई फिलिप। अर्लायंस पूछेगा वो कि लुई फिलिप किस वंश का शासक था? अर्लायंस वंश। लुई 18वां किस वंश का शासक था? बुर्बो वंश। ठीक है, लुई 18वां बुर्बो वंश, चार्ल्स टेन भी बुर्बो वंश, और जो लुई फिलिप है ये था अर्लायंस वंश। ठीक है, कौन वंश था? अर्लायंस। ठीक है, अर्लायंस।
चलिए अब कर रहा है कि इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों एवं पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। माने देखो, इसको करने के लिए उदारवादी जो समाज सुधारक है, पत्रकार और जनता तीनों के सपोर्ट से क्या किया, लुई फिलिप शासक बनता है। ठीक है ना। अतः इनकी नीतियां उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र से निर्मित थी। मतलब कि ये जनता जो कहेगी उसी के आधार पर क्या करेगा, चलेगा, क्योंकि ये पत्रकार, उदारवादी और जनता के मत से राजा बनाया गया है। और फिर आगे बढ़ते हैं 1830 की क्रांति। ये जुलाई 1830 की क्रांति था। और की बार 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा। मान जो क्रांति हुआ ना, जिसमें चार्ल्स स्टेन भाग गया, था ना, कहाँ वहाँ, इंग्लैंड भाग गया। और इसके बाद आया कौन, लुई फिलिप। तो इसका प्रभाव को थोड़ा समझते हैं ना। देखिए, इस जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। अब इसका प्रभाव ये पड़ा कि जितने भी आसपास के क्षेत्र में जो कट्टर राजवंशी थे, नहीं होता कि राजा के बेटा राजा, राजा के बेटा राजा, तो अब उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था। कट्टरवादी राजवंशियों का होता कम हो रहा था ना। चलिए, वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांत की देन थी। ओए, जो अब इसमें जो प्रभाव था मध्यम वर्ग का और लोकतंत्र की जो संप्रभुता थी, उसका क्या था, उदय हो रहा था ना। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन की जिस प्रकार हुआ, उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों में क्या किया, एकीकरण की भावना को जगाया। इन्होंने क्या किया, हमने देखो जिसे में जब वहाँ की जनता ने, फ्रांस की जनता ने, जब राजा जो कट्टर राजवंशी था अपने मन से कार्य कर रहा था, जब उसके विरोध में कार्य करना स्टार्ट किया तो गद्दी छोड़ के भाग गया। तो अब जितने भी आसपास के राज्य थे जिसका शासक राजा होते थे, तो सबके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना है ना कि हम इसका विरोध करेंगे, इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, तो ये हमको क्या करेगा, दबाएगा नहीं, ये छोड़ देगा, था ना। तो यही क्या हुआ, यही प्रभाव पड़ा कि अब जितने भी कट्टर राजवंशी थे उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा, ना। और यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना क्या हो रही, और ही बढ़ने लगी ना। चलिए, इटली तथा जर्मनी का एकीकरण एवं यूनान, पोलैंड एवं हंगरी के में तत्कालीन व्यवस्था की प्रति राष्ट्रीयता का प्रभाव के कारण उठ खड़ा। अब देखो, जितने भी इटली का एकीकरण का समस्या आ गया, अब ये इटली का एकीकरण किया जाए, जर्मनी का एकीकरण किया जाए, पोलैंड का एकीकरण किया जाए ना। अब सभी देश अपने आप को एकीकरण के होड़ में आ गए। क्यों, जिसे में जब मेटरनिक 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस सम्मेलन किया था ना, तो उसमें जर्मनी और इटली के बहुत सारे प्रांतों में बांट दिया, राज्यों में बांट दिया था। तो अब सबके अंदर राष्ट्रवाद की जब भावना जगने लगी, तो अब सबको लगा कि ना हम एकीकरण हो जाए ताकि हमें शक्ति रहेगा। नहीं तो क्या होगा, इनडायरेक्ट रूप से, माने अप्रत्यक्ष रूप से किस पर प्रभाव रहेगा, किसका रहेगा, ऑस्ट्रिया का रहेगा। चलिए, अब इसके बाद आती है 1848 की क्रांति। सुनो, अब हम लोग का है 1848 की क्रांति। पीछे हम लोग पढ़े 1830 की क्रांति, अब है 1848 की। ये बहुत बार पूछा है कि 1848 क्रांति क्या है। तो अब देखिए, लुई फिलिप 1830 ईस्वी में शासक बना, क्योंकि लुई जो चार्ल्स स्टेन था वो छोड़कर गद्दी भाग गया। तो जनता, उदारवादी और जो पत्रकार थे, उनको तीनों की सहायता से क्या हुआ ना, लुई फिलिप ने अलायंस मंच का था वो शासक बना। अब क्या हुआ कि जो लुई फिलिप था ना, ये उदारवादियों का समर्थन करता था, और इसका विरोध जो लोग करते थे ना, तो इसको खुश करने के लिए उसको अधिक से अधिक मोटी से मोटी रकम दे देता था, जगह दे देगा, क्षेत्र दे देगा, समझे ना। जिसे मान लीजिए हम किसी का विरोध किए तो आके हमको बहुत सारा पैसा दे देगा, समझे ना। इस तरह से दिन प्रतिदिन क्या होता रह गया, जो फ्रांस की स्थिति थी दयनीय होने लगी। अब जनता को तो देना रहता था, अब उदारवादियों को देने लगा। उदारवादी जो थे
चलिए, तो अब क्या करो, उनको कार्यों में रुचि भी नहीं रहता था, और पैसा नहीं रहेगा तो शासक कार्य करने में रुचि आएगा। चलिए, लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के साथ रहना पसंद, माने पसंद क्या किया कि हम पूंजीपति वर्ग के साथ रहेंगे, ठीक है। उस पूंजीपति वर्गों को क्या किया, वो खुश करना स्टार्ट कर दिया। चलिए, और न, ठीक है, उसके पास किसी भी तरह के सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं थे, वह नहीं चाहता था, मतलब कोई भी कार्यक्रम उसके पास नहीं था जो उसके क्षेत्र में, उसके देश में विकास करके सके, आगे बढ़ा सके ना, कोई भी कार्यक्रम उसके पास उपलब्ध नहीं था। और न ही उसे विदेश नीति में से ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी, मतलब कि विदेश से भी उसे कोई भी सफलता नहीं मिला था, मैंने कोई भी व्यापार था विदेश से वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पास कोई भी कार्यक्रम नहीं था, नीति नहीं था, अच्छा ना। चलिए, उसके शासनकाल में ही भूखमरी एवं बेरोजगारी अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगा, भूखमरी बढ़ने लगी। उसके पास कोई भी नीति ऐसी नहीं थी कि उसको क्या करे, कंट्रोल कर सके, ख़त्म कर सके या कम कर सके ना। चलिए, उसके शासन काल में ही भूखमरी आ गई, उसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। जो गीजो का स्थापित, गीजो एक पद है ना, गीजो इसमें क्या होता है, वो पद था, उसी का होने लगी आलोचना होने लगी, माने बुराई होने लगी, ठीक है। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियस के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। देखिए, वो सभी लोग क्या थे, सभी लोग भूखमरी से मर रहे थे, तो जो थियस उसके नेतृत्व में क्या हुआ, एक विशाल भोजन का क्या किया गया, आयोजन किया गया, कब सबको भोजन की दिया जाए, ठीक है। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने को मजबूर किया गया। अब जगह जगह पे आंदोलन चालू हो गया, रुकावट चालू होने लगा, उसको मजबूर किया गया कि गद्दी छोड़ के भाग जाओ। कौन, लुई फिलिप। कब हुआ था, 1848 में। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग कर और इंग्लैंड चला गया। अब जितना युग कहाँ भाग गया, 24 फरवरी को लुई फिलिप ने कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार प्राप्त किया। अब क्या क्या, वो जो वहाँ की नेशनल असेंबली है, पार्लियामेंट, हम लोग की पार्लियामेंट है, सांसद, उन्होंने क्या किया, जो भी 21 वर्ष से अधिक लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त किया। मैंने जो अब जनता क्या करेगी, वोट देगी और उसके द्वारा शासक जो राजा होगा चुना जाएगा, ठीक है। और काम के अधिकार की गारंटी भी दी, और उन्होंने क्या किया कि हम सभी लोग क्या देंगे, काम देंगे, काम की गारंटी का भी अधिकार, मैंने गारंटी दी कि हम सबको क्या देंगे, काम मुहैया कराएंगे। किसने किया, नेशनल असेंबली ने, ठीक है। गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई वल्वा था। देखिए, पूछता है कि गणतंत्रवादियों का नेता कौन था, लामार्टिन। गणतंत्रवादियों का नेता कौन था, गणतंत्रवादी के मतलब होता है वैसे लोग जो चाहते हैं किसी भी देश में कोई नियम कानून बने जिसके तहत राज्य को चलाया जाए, ठीक है। और एक था वो सुधारवादी मतलब कि समाज को कैसे सुधारा जाए उसके रास्ते पर चलने वाले को कहेंगे सुधारवादी। तो सुधारवादी का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था, वो लुई वल्वा। कौन था, शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया। दोनों में क्या हो गया, मतभेद हो गया, मतलब कि एक दूसरे से दोनों का मत मिलना बंद हो गया और दोनों क्या करेंगे, अपने में लड़ जाएंगे। लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। अब यहाँ पर कौन सा बना, वो लुई नेपोलियन, पीछे नेपोलियन बोनापार्ट था, ये लुई नेपोलियन है ना, क्या बना, फ्रांस का सम्राट बना। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड में इस क्रांति से प्रभावित हुआ। मन करा कि ये जो क्रांति हुई केवल फ्रांस में ही नहीं हुई, ये सभी क्षेत्र जो इंग्लैंड, जो इसके भी आसपास है, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, इस सबको क्या किया, प्रभावित किया। सबको क्या किया, वो प्रभावित किया। किसे किया, राष्ट्रवाद से ना, माने किसी का विरोध करने से ना। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन
असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य का निर्माण करने को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित थी। माने अब इसका देखा ना कि सबके अंदर क्या हुआ है, अब लोकतंत्र जग गया है, राष्ट्रवाद की भावना जग गया है, तो अब इसको आगे बढ़ाया जाए और एक एकीकरण की नीति को लाया जाए, जिसे जर्मनी की एकीकरण लाया जाए, इटली की एकीकरण लाया जाए ना। तो इस तरह से हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। इटली क्या, जर्मनी का है, इटली के एकीकरण, ठीक है। चलिए।